हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन ये टॉपिक स्टार्ट किया था। अभी वापस से वही सेम चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ सम ऑफ लिमिट ये हमने देखा था। अब यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक सम ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे टाइप सॉल्व किया था इंटीग्रेशन टॉपिक में, राइट? तो इंटीग्रेशन टॉपिक में हमने जो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व किया था, तो यहाँ पर भी टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन ही है, बट डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हम लोगों ने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व किया था और यहाँ पे इस टॉपिक में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। वहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था, तो वहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल फिनिश होने का तो हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी यूज करते थे। इस क्वेश्चन से अगर इंटीग्रेशन का सिंबल फिनिश हुआ तो प्लस सी साइन हम लोगों को वहां पे ऐड करना पड़ता था। बट यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करना है हमको, यहाँ पे देखिए अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग जो प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग यूज करते थे, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी ना यूज करते हुए हमको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमको यूज करना है। तो वन बाय वन हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो सिर्फ हमको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे वहां पे जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन थे, तो सेम टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर भी है, बट डिफरेंस ये है वहां पे हम लोग प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते थे। यहाँ पे हमको क्या करना है, आंसर आने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमको यूज करना है। ओके, तो हम लोग वन बाय वन एग्जांपल्स देखते हैं, जो भी टाइप ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 9 x plus 1 upon root x dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 9 डिनोमिनेटर को स्प्लिट करते हैं हम लोग, x upon root x plus 1 upon root x dx। अब यहाँ पे जो कैंसिलेशन होगा, x मतलब क्या है, रूट x इंटू रूट x, राइट? तो x अपॉन रूट x को सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, x अपॉन रूट x इज नथिंग बट रूट x, बिकॉज x का मतलब क्या है, रूट x इंटू रूट x है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 9 x अपॉन रूट x इज नथिंग बट रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x dx। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x का फॉर्मूला तो नहीं होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, रूट x को पावर के फॉर्मूले में चेंज करेंगे। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 9 रूट x की मीनिंग है x रेज़ टू हाफ प्लस 1 अपॉन रूट x dx। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 9, यहाँ पे इंटीग्रेशन को हमको स्प्लिट करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 9 x रेज़ टू हाफ dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 9 1 अपॉन रूट x dx। ओके, तो x रेज़ टू हाफ यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पावर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n क्या होता है, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो इट विल बी x रेज़ टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। फिर इसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट x क्या होता है, 2 रूट x। अब यहाँ पे देखिए ये जो 1 to 9 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 to 9, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 to 9। यहाँ पे हमको प्लस से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, बिकॉज ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमको लिमिट गिवन है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमको वैल्यूज पुट करना है। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं x रेज़ टू 3/2, कैसे 1/2 प्लस 1 इज 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 1 to 9 प्लस 2 रूट x, तो 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल दो, रूट x फ्रॉम 1 to 9। अब वैल्यू पुट कर दी कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 and it is x raised to
3/2, तो 3/2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x रूट x लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे ताकि हमको आसानी हो सॉल्व करने में, प्लस 2 रूट x फ्रॉम 1 to 9, वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 1 by 1, सो 2/3, ये x रूट x में क्यों स्प्लिट हुआ, बिकॉज x रेज़ टू 3/2 की मीनिंग क्या होती है, x रेज़ टू 1 into x रेज़ टू 1/2, तो x रेज़ टू 1 means x and x रेज़ टू 1/2 is nothing but root x, so 2/3 x root x, so it will be, पहले हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 9 into root 9 minus 1 into root 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले हम लोग अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसके बाद लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस 2 root 9 minus root 1, so it is equal to 2/3, 9 as it is, root 9 is nothing but 3, 1 root 1 मतलब 1, plus again root 9 means 3 and root 1 is nothing but 1, it is equal to 2/3, 9 3s are 27, 27 minus 1, 26 plus 2, 3 minus 1 is 2, so 2/3, so 26 2s are 2 6 are 12, 2 2s are 4 plus 1 5 plus 2 2s are 4, then cross multiply कर दो, तो 3 4s are 12, तो 54 plus 12 upon 3, 2 plus 2 4, 5 plus 1 6, 64 upon 3, तो इस तरीके से हम लोग ये जो डिफिनेट इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डिफिनेट इंटीग्रेशन और इनडिफिनेट इंटीग्रेशन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है, वहाँ पे हम लोग इनडिफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस से यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमको यूज करना है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग वन बार में जितने भी टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 1 upon x square plus 5x plus 6। तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था। तो इंटीग्रेशन में कौन सा टाइप था, इंटीग्रेशन में था इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon ax square plus bx plus c। सो ये टाइप का सम है। तो इस टाइप के सम को हम कैसे सॉल्व करते थे, इस टाइप के सम में हम क्या करते थे कि जो x स्क्वायर है वो यूनिक होना चाहिए, मींस उसके साथ कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर कोएफिशिएंट है तो कोएफिशिएंट को क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेना है और बाकी के जो अदर टर्म्स है उनके साथ डिवाइड कर देना है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि x स्क्वायर यूनिक है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर ऑलरेडी यूनिक है, मींस इसके साथ कोएफिशिएंट नहीं है, तो हमको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या स्टेप होता है, उसके बाद तो जो स्टेप होता है वो थर्ड टर्म का होता है। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म इज 1 upon 2 into coefficient of x the whole square, which is equal to 5 upon 2 the whole square, 5 square is 25 and 2 square is 4। यहाँ पे dx मिसिंग था तो dx ले लेंगे, is equal to 2 to 3 1 upon x square। यहाँ पे क्या करना होता है, एक बार वेरिएबल के साथ ऐड करेंगे और कांस्टेंट के साथ सब्ट्रैक्ट। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4 प्लस 6 माइनस 25/4 dx, which is equal to integration from 2 to 3 1 upon। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, मैंने जैसे आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था जो इंटीग्रेशन के सम सॉल्व किए थे वहां पे कि फर्स्ट एंड लास्ट देखो, फर्स्ट किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, एंड 25/4 किसका स्क्वायर है, 5/2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मींस x प्लस 5/2 की होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्रॉस ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 4 6 are 24, 24 minus 25 that is nothing but -1/4 dx। अब इसको भी हमको क्या करना है, होल स्क्वायर फॉर्म में लेके आना है। सो इट इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 1 upon x plus 5 by 2 the whole square and 1 by 4 is square of 1 by 2, right? It is square of 1 by 2. अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग? 1 upon x square minus a square. So well, formula for integration of 1 by x square minus a square is nothing but 1 by 2a log of mod x minus a upon x plus a. So we will apply that formula. So 1 by 2a means 1 by 2 into 1 by 2 log of x minus a means value of x is x plus 5 by 2. So x minus a upon x plus a, और यहाँ पे लिमिट क्या है? लिमिट इज फ्रॉम 2 to 3. फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाई, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो लॉग ऑफ मॉड 5 by 2 minus 1 by 2, तो 5 by 2 minus 1 by 2 is कितना हो जाएगा? 5 by 2 minus 1 by 2 is 4 by 2 and 4 by 2 is nothing but 2. So x plus 2 upon, और यहाँ पे 5 by 2 plus 1 by 2 is 6 by 2 and 6 by 2 is nothing but 3. So x plus 2 upon x plus 3, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3. अब यहाँ पे क्या करना है हमको? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है. सो लॉग ऑफ अपर लिमिट क्या है? 3. सो 3 plus 2 upon 3 plus 3 minus upper limit minus lower limit means log of 2 plus 2 upon 2 plus 3. So log of mod 3 plus 2 is 5 upon 6 minus log of 2 plus 2 is 4, 2 plus 3 is 5. अब log a minus log b क्या होता है? log a upon b होता है. तो क्या हो जाएगा ये? log of mod 5 upon 6 upon 4 by 5. So अगर हम इसको ऐसा लेंगे, log of mod 5 by 6 into 5 by 4. So log of mod 25 upon 24. ये हो गया आंसर. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 4 cot square x dx. तो इंटीग्रेशन ऑफ cot square x नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? cot square x को किसमें चेंज करेंगे? फॉर्मूला है फंडामेंटल फॉर्मूला कौन सा है? 1 plus cot square x is equal to cosec square x होता है, राइट? तो हमारे पास क्या है? cot square x है, तो cot square x किस में चेंज होगा? cot square x is equal to cosec square x minus 1. ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया because there is no formula for integration of cot square x, so we have to change it in another form, and another form of cot square x is cosec square x minus 1. Now substitute. So integration from 0 to pi by 4 is cosec square x minus 1 dx. Now in 0 to pi by 4 cosec square x dx minus 0 to pi by 4 1 dx. अब इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x is minus cot x. So minus cot x from 0 to pi by 4 and integration of 1 is nothing but x from 0 to pi by 4. अब यहाँ पे हमको क्या करना है? वे टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू. सो माइनस cot pi by 4 means upper limit minus lower limit. So minus minus plus cot 0 minus pi by 4 minus 0.
तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो cot π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो -1 एंड cot 0 इज नथिंग बट इन्फिनिटी -π/4। इसका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये सब को सॉल्व करेंगे। अगर यही चीज अगर tan² x होती तो tan² x को हम लोग क्या करते थे, अगर tan² x होता, यहाँ पे क्वेश्चन इंटीग्रेशन फ्रॉम tan² ऑफ x, तो tan² x के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे फॉर्मूला है 1 + tan² x = sec² x, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी होता है, चेंज करके देते हैं। तो tan² x को हम लोग इसमें चेंज करेंगे, tan² x = sec² x - 1। तो इस तरीके से हम लोग चाहे cot² x हो, tan² x हो, या फिर कोई अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है जिसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम लोग किस तरीके से चेंज करें, या फिर ऐसे फॉर्मूले में उसको कन्वर्ट करें जिसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला अवेलेबल हो। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि हमको ऐसे फंक्शन में उसको चेंज करना है जिसका फॉर्मूला अवेलेबल हो इंटीग्रेशन में। इसी तरीके से हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन में जो सारे टाइप सॉल्व किए थे, अभी हमने जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + bx + c ये टाइप का सम सॉल्व किया। फिर उसी के आगे इंटीग्रेशन ऑफ px + q अपॉन x² + bx + c इस टाइप के भी सम हो गए डिफरेंट इंटीग्रेशन में। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ uv मींस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी होगा। फिर इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन, इस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन में। सबके सेम रूल वही है, मींस जो हमने इंटीग्रेशन में सॉल्व किया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, वहाँ पे जो हमने स्टेप्स फॉलो किया था सेम स्टेप्स यहाँ पर भी फॉलो करना है। बस उसके बाद सिर्फ एंड में हमको क्या करना है, जो वहाँ पे हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन +c लिखते थे वो +c ना लिखते हुए यहाँ पे हमको जो लिमिट गिवन है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, वो हमको क्या करना है, फाइनल आंसर आने के बाद वहाँ पे हमको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करना है। तो इस तरीके से जो हमारे सिंपल सम है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। मींस जितने भी टाइप ऑफ इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया है वो सारे टाइप ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रेशन में भी है। तो वो सारे टाइप को हमने जो इंटीग्रेशन के सम से सॉल्व किया है, इंटीग्रेशन के टाइप से हमने सॉल्व किया है, सेम वही स्टेप्स यहाँ पर भी फॉलो करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखो कि कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ हमको जो स्टेप्स है वो स्टेप्स हमको सॉल्व करना है, फॉर्मूले ध्यान में रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, फॉर्मूले। तो आप लोग फॉर्मूले बाहर कर लीजिए, आगे बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठाइए। ठीक है, थैंक यू।